छाया और उत्सव बहुत अच्छे दोस्त हैं। छाया उम्र में तो उत्सव से कुछ ही महीने बड़ी है, लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार है और दोनों कक्षा 6 के छात्र हैं। छाया को उत्सव के साथ खेलने और पढ़ने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि उत्सव बहुत ही उत्सुक स्वभाव का है। कल दोनों अपने अपने परिवार के साथ मेला देखकर आए। वापस आने के बाद से ही उत्सव काफी उदास था। उसका खेलने में भी मन नहीं लग रहा था। उत्सव, तुम इतने उदास क्यों हो? मेले में कितने अच्छे अच्छे खिलौने थे। वो बड़ी वाली रंगीन पतंग, वो गाड़ी और सबसे अच्छी तो वो ट्रेन थी। मेरा बहुत मन था सब खरीदने का, पर वे बहुत महंगे थे। तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे वो खिलौने दिलाओगी? भला मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, लेकिन मिलाकर हमारे पास इतने पैसे जरूर हो जाएंगे कि हम खुद का एक अच्छा खिलौना बना सकें। चलो मेरे साथ। उत्सव बहुत हैरान लेकिन उत्साहित हो जाता है। छाया एक दुकान से कुछ सजावट का सामान, पेंसिल और कई सारे छड़, चुंबक खरीद लाती है। छाया, हम इन सब का क्या बनाएंगे? और ये चुंबक, इनका क्या काम है? इन्हीं का तो सबसे अहम काम है। बताओ, तुम इनके बारे में क्या जानते हो? यही कि चुंबक ऐसे पत्थर होते हैं जो कि लोहे जैसी कुछ धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और क्या भूल गए? अभी कुछ ही दिन पहले तो हमने कक्षा में चुंबकों का अध्याय पढ़ा था। हाँ, मुझे याद है कि चुंबकों के 2 सिरे होते हैं, जिन्हें हम ध्रुव कहते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे से दूर भागते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ धातुएं चुंबकों से आकर्षित होती हैं। बिल्कुल ठीक। वो पदार्थ जो चुंबकों से आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और वो पदार्थ जो चुंबकों से आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हाँ, मिट्टी, लकड़ी, हमारे कपड़े, कागज और प्लास्टिक जैसी वस्तुएं चुंबक से आकर्षित नहीं होती। इसका अर्थ है कि ये वस्तुएं अचुंबकीय हैं। अच्छा, क्या हमने ये नहीं पढ़ा था कि हम चुंबकों से आकर्षित होने वाली निकल, कोबाल्ट और लोहे जैसी धातुओं को भी चुंबक बना सकते हैं? वो प्रयोग याद करो जो मैडम ने करके दिखाए थे। हाँ, याद आया। मैडम ने हमें चुंबकों को मिट्टी में रगड़कर धातुई बुरादे से खेलना सिखाया था। जब चुंबक के साथ रेत और मिट्टी के कण चिपक गए थे, जो वास्तव में चुंबकीय पदार्थ के कण थे, और चुंबकों से दिशा ज्ञात करना भी सिखाया था। अच्छा, अगर याद है तो मुझे समझाओ कि कैसे हम चुंबकों से दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। देखो, हम इस प्रकार इस क्षण चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्र लटका देते हैं। अभी शाम का समय है, सूर्य पश्चिम दिशा में है, और जब हम पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारी दाईं ओर उत्तर दिशा होती है। अब हम चुंबक के उत्तरी दिशा की तरफ वाले हिस्से को लाल रंग लगा देते हैं। अब चुंबक को घुमाकर हम दोबारा स्वतंत्र छोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि लाल रंग वाला हिस्सा वापस उत्तर दिशा में ही आकर रुकता है। हम ऐसा कितनी बार भी करें, ये हर बार उत्तर दिशा की तरफ ही रुकेगा। इसीलिए इसकी सहायता से हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। शाबाश! लेकिन उत्सव, ध्यान रहे कि ऐसा करते समय इस चुंबक के आसपास कोई दूसरा चुंबक ना हो, नहीं तो यह उस चुंबक से आकर्षित होकर अलग दिशा में मुड़ जाएगा। हाँ, अच्छा याद दिलाया। उत्सव, अब हम चुंबकों के इन्हीं गुणों का इस्तेमाल करके अपने लिए एक शानदार खिलौना बनाएंगे। हम बनाने वाले हैं एक पतंग जो कि हम चुंबकों की सहायता से उड़ाएंगे। इसके लिए हमें साइकिल के पहिए की 2 छड़, रंगीन कागज, एक बड़ी सी लकड़ी की छड़
और पतंग की डोरी का इस्तेमाल करना होगा। मैं साइकिल की छड़ों और कागज से पतंग बनाती हूँ। तब तक तुम। और मैं तब तक एक बड़ी सी छड़ ढूंढकर उस पर टेप से ये बड़ा वाला चुंबक चिपका देता हूँ, है ना? बिल्कुल ठीक। अब हम पतंग को इसकी डोरी से बांध देते हैं। फिर इस डोरी को किसी स्थायी वस्तु से बांधना होगा। रुको, उसके लिए मैं एक मोटी लकड़ी को जमीन में खूंटे की तरह गाड़ देता हूँ। अब मैं इस खूंटे से पतंग की डोरी बांध रही हूँ। तुम चुंबक वाली छड़ी अपने हाथ में ले लो। अरे, ये पतंग छड़ी की तरफ आकर्षित हो रही है। देखो छाया, ये तो छड़ी ऊपर करते ही उड़ने लगी। वाह, मैं अपनी मर्जी से इसे इधर उधर आसानी से उड़ा पा रहा हूँ। ये शानदार अनुभव है। हाँ उत्सव, ये वाकई मजेदार है। पतंग के बीच लगी साइकिल की छड़ें चुंबक से आकर्षित हो रही हैं। डोरी क्योंकि खूंटे से बंधी है तो पतंग चुंबक तक पहुंचकर चिपक नहीं पा रही, लेकिन लगातार आकर्षित हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे ये हवा में उड़ रही हो। चुंबक और पतंग के इसी आकर्षण की वजह से तुम पतंग को मजे से लहरा पा रहे हो। ये तो बहुत अच्छा है। हम स्कूल में भी सबको दिखाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर दिखाएंगे। किंतु इन चुंबकों को ध्यान से रखना ताकि ये अपना गुण खो ना दें। वो कैसे होगा? चुंबक किसी अत्यधिक गर्म स्थान पर मत रखना, क्योंकि गर्म करने पर चुंबक अपने गुण खो देती है और ऊंचाई से गिरने पर या किसी ठोस वस्तु के प्रहार से भी चुंबक अपने गुण खो सकती है। ठीक है, कल सुबह हम इसे स्कूल लेकर जाएंगे। जरूर, बड़ा मजा आएगा। ये तो मेले वाले खिलौने से कहीं बढ़िया है। धन्यवाद छाया। अंकित छठी कक्षा में पढ़ने वाला एक होनहार बालक था। उसके दादाजी भारत सरकार के पर्यावरण विभाग से रिटायर हुए थे। उसके ऊपर उनकी बातों का बहुत प्रभाव भी था। दादाजी की शिक्षा ने अंकित के मन में पर्यावरण के प्रति काफी रुचि जगा दी थी। एक बार अंकित के सुझाव पर उसकी कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका जी के साथ समुद्री तट की सफाई करने गए। बच्चों में अंकित का प्रिय मित्र पवन और उसकी बहन सोनिया भी थे। पूरा तट साफ होने में बहुत समय लगा। कई घंटों की मेहनत के बाद सभी बच्चे थक गए और उन्हें जोरों की भूख लग रही थी। अध्यापिका जी ने बच्चों के लिए विद्यालय से ही पूरी सब्जी का इंतजाम किया हुआ था। बच्चों को इतनी भूख लगी थी कि देखते ही देखते सारा भोजन चट कर दिया। पर तभी एक समस्या आ खड़ी हुई। अरे, मैं पानी रखना तो भूल ही गई। मैडम, मैं एक बोतल पानी लाई हूँ, पर ये सबके लिए काफी नहीं होगा। टीचर ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराने लगी। चलो बच्चों, आज मैं तुम सबकी एक परीक्षा लेती हूँ। आज तुम सबको सभी के लिए प्रकृति से पीने के पानी का इंतजाम करना है। मैडम, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं है। और समुद्र के पानी में तो ढेर सारे लवण यानी कई प्रकार के नमक होते हैं। हम यह पानी नहीं पी सकते क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। सही कहा सोनिया, मुश्किल है, तभी तो ये एक परीक्षा है। सारे बच्चे उत्साहित हो गए। मैडम, भूमि के नीचे भी तो जल होता है। अगर हम सब मिलकर यहाँ खुदाई करें तो हमें जल मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं, पहले ही इतनी मेहनत करके थक चुके हैं, अब हमारी जान लोगे क्या? जतिन, तुम्हारा सुझाव अच्छा है, लेकिन बहुत मुश्किल है। कुछ और सोचो। जतिन खुश हो गया और फिर सोचने लगा,
तभी पवन के दिमाग में कुछ विचार आया। उसने कहा कि ये तो हम आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे? वो देखो, समुद्र में कितना सारा पानी है। बुद्धू, सुना नहीं? समुद्र के पानी में नमक होता है और हमारा उसे पीना घातक हो सकता है। ये मैंने सुना था, लेकिन हम उसमें से पीने का पानी निकाल सकते हैं। अच्छा, कैसे? उसके लिए हमें इस्तेमाल किए गए बर्तनों को धोना होगा। वो दोनों बड़े पतीले पहले धो लेते हैं। जतिन, तुम एक काम करो, वहां से सूखी लकड़ियां ले आओ। चलो जतिन, तुम और कुछ और बच्चे मेरे साथ चलो, हम लकड़ियां लेकर आते हैं। बाकी बच्चे मिलके बर्तन साफ कर लेते हैं और थोड़ी देर में लकड़ियों का भी इंतजाम हो जाता है। पवन तब तक अंकित के साथ पतीले में पानी भर लाता है। टीचर से माचिस लेकर वह कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर जला लेता है। वह अंकित की सहायता से समुद्री पानी से भरा पतीला लकड़ियों पर रख देता है और उसे ढक्कन से ढक देता है। शाबाश पवन। मैं समझ गई, पानी गर्म होके वाष्पीकृत हो जाएगा और लवण नीचे रह जाएंगे। क्योंकि ढक्कन ठंडा है तो जल वाष्प यानी कि भाप उस पे लग के ठंडा होकर फिर से पानी बन जाएगा। ये पानी साफ यानी पीने लायक होगा। बहुत खूब सोनिया। एक समस्या अब भी है, पानी ठंडा होकर वापस पतीले में ही गिर जाएगा, तो हमें पानी कैसे मिलेगा? इस समस्या का भी हल है। देखो अंकित, थोड़ी मेरी मदद करो। अंकित कुछ लकड़ियां लेकर ढक्कन को उठाने लगता है। टीचर कपड़े से उसकी मदद करती है। टीचर लकड़ियों से एक ढलान बना देती है और ढक्कन उन पे ऐसे जचा देती है कि ढक्कन तिरछा हो जाता है। ढलान की वजह से पानी एक तरफ बह के बगल में गिरने लगता है, जहां पवन दूसरा पतीला रख देता है। देखते ही देखते पानी जमा होने लग जाता है। बच्चों शाबाश, तुम सबने मिलकर परीक्षा पास कर ली है। वैसे क्या तुम जानते हो कि हमारे घरों में भी पानी इन्हीं क्रियाओं की वजह से आ पाता है? मैडम, मैं बताऊं? ये सारी प्रक्रियाएं जल चक्र यानी वाटर साइकिल को दर्शाती हैं। समुद्र का जल सूरज की रोशनी से भाप यानी जलवाष्प बन जाता है और ऊपर जाकर बादल बन जाता है। जब ये जलवाष्प ठंडा हो जाता है, वो वापस पानी बनके बारिश के रूप में जमीन पर गिर जाता है। और ठंड ज्यादा हो तो जलवाष्प हिम यानी बर्फ बनकर हिमपात के रूप में गिर जाता है। और हाँ, बारिश का पानी, हिम पिघलने से बना पानी जब बहता है तो नदियाँ बन जाती है, जिनसे हमें पीने लायक पानी मिलता है। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ, क्या सारा पानी नदियों में बह जाता है? मैडम, भूमि के नीचे भी जल होता है। बारिश का कुछ पानी बह जाता है, किंतु कुछ धरती सोख लेती है और पानी भूमि में चला जाता है। हम कुओं या नलकों की सहायता से यह जल इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी नदी से बहते हुए वापस समुद्र में मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। और ऐसे ही ये जल चक्र यानी वाटर साइकिल निरंतर चलता रहता है। बच्चों बहुत अच्छा, तुम सब पढ़ाए गए विषयों को बहुत अच्छे से समझते हो। चलो चलो, अब सब पानी पी लो, फिर वापस भी तो जाना है। वापसी में मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। ये अंकित कल के सफाई कार्यक्रम से काफी खुश था। वह कल से ही पानी की अहमियत के बारे में विचार कर रहा था। आज रविवार का दिन था।
उसके दोस्त पवन ने उसे खेलने के लिए घर बुलाया। पवन के साथ खेलना और पढ़ाई करना दोनों ही अंकित को बहुत पसंद थे। ऐसा इसलिए कि पवन पढ़ाई और खेल दोनों में तेज था। हालांकि अंकित को उसकी लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। पवन के माता पिता का अपना एक डेयरी फार्म था। शाम को जब अंकित पवन के घर पहुंचा तो पवन नहा रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद अंकित आंगन में चला गया। आंगन में पवन की माँ पौधों को पानी दे रही थी। वे काफी परेशान भी लग रही थी। क्या हुआ चाची जी, आप परेशान लग रही हैं? अरे अंकित बेटा, आ जाओ। देखो ना, मैंने सोचा था कि आंगन में बागीचा बनाऊंगी। अभी हफ्ता भर पहले ही ये फूलों की क्यारियां लगवाई थी। मैं इन पौधों की इतनी देखभाल करती हूँ, रोज पानी देती हूँ। सभी पौधे तो बढ़ रहे हैं, पर ये कांटों वाले पौधे पता नहीं क्यों मर रहे हैं। चाची जी, आप इन पौधों को रोज पानी देती हैं? ये कांटे वाले पौधे कैक्टस प्रजाति के हैं और इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। ये ज्यादा पानी की वजह से मर रहे होंगे। और लो, मैं तो इन्हें रोज ही पानी देती हूँ। मुझे लगा कि इन्हें पानी कम पड़ रहा होगा। नहीं चाची जी, आप देखिए ना, पूरी क्यारियां पानी से भर गई हैं। ये तो इन पौधों के लिए बाढ़ जैसा है। बाढ़ वाली उपमा बिल्कुल सही कही तुमने। जरूरत से ज्यादा पानी होने पर जल बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है। जब बारिश सामान्य से ज्यादा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। घर, मकान, यहाँ तक कि वन भी डूब जाते हैं। जी चाची जी, जब बाढ़ आती है तो मिट्टी में भी पानी रिस कर भर जाता है और मिट्टी में मौजूद वायुओं का स्थान ले लेता है। इससे मिट्टी में रहने वाले जीव और पौधों की जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं। बहुत से जीव डूबकर मर जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसी तरह ये क्यारियां भी एक तरह से बाढ़ग्रस्त हो गई हैं। अब मैं कैक्टस को 2-3 हफ्ते के बाद पानी दिया करूंगी। तभी पवन आंगन में आ जाता है। वह कुछ देर से अंकित की सारी बातें अंदर से सुन रहा था। नहीं माँ, सप्ताह में 1 या 2 बार पानी डालना जरूरी है, नहीं तो सारे पौधे सूखकर मर जाएंगे, जैसा सूखे के समय होता है। अगर बारिश कम हो तो नदियाँ, तालाब आदि सूख जाते हैं। जहाँ भूमि जल स्तर कम हो वहाँ तो समस्या और भी बड़ी हो जाती है। वाह जनाब, आपको सब पता है, फिर भी आप घंटों तक नहाकर पानी बर्बाद कर रहे होते हैं। क्या ये सही है? ठीक कहा अंकित। पवन, जवाब दो। वो मैं माँ, मुझ अकेले के थोड़ा ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से क्या हो जाएगा? वो देखो, हमारे डेयरी फार्म में तो कितना सारा पानी बर्बाद होता ही है। पवन, तुम्हें नहीं लगता कि हमें पहले उसका भी कुछ करना चाहिए? पर वो तो हमारी मजबूरी है। गाय भैंसों को नहलाने और जगह की साफ सफाई में पानी तो इस्तेमाल होता ही है। चाची जी, इसका मेरे पास एक हल है। आप सारा पानी फिल्टर करके दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर? बेटा, वो तो घर में भी लगा है, लेकिन बहुत महंगा होता है। इतने बड़े स्तर पर हम कैसे फिल्टर लगवा पाएंगे? सही विचार है अंकित, हम पानी को प्राकृतिक रूप से भी फिल्टर कर सकते हैं। क्यों ना माँ को वो प्रक्रिया दिखाएं जो हमने साइंस प्रोजेक्ट के लिए की थी। पवन और अंकित अंदर से एक पानी की बोतल लाते हैं। फिर अंकित उसे ऊपर से काट देता है। दोनों बच्चे पहले बोतल के नीचे कपड़ा रखते हैं, फिर एक एक करके नीचे से ऊपर तक बारीक कणों वाली मिट्टी, फिर बालू मिट्टी और सबसे ऊपर कंकड़ पत्थरों की परत बनाते हैं। पवन उसमें गंदा पानी डालता है। कुछ ही देर में बोतल के मुंह से बूंद बूंद करके साफ पानी टपकने लगता है। देखा चाची जी, आप ऐसा ही एक बड़ा प्राकृतिक फिल्टर प्लांट बनवा सकती हैं। इससे पानी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। शाबाश, ये तो बहुत पुरानी और अच्छी युक्ति है। फिर क्यों ना कुछ और बड़ा सोचे। जब बारिश होती है तो बहुत कम समय में काफी ज्यादा पानी बह जाता है। उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताओ। हाँ, आपकी बात से याद आया, वर्षा जल संचय। माँ, आप हमें और बताओ ना वर्षा जल संचय के बारे में।
वर्षा जल संचय का उद्देश्य यह है कि बारिश का पानी नालों से बहकर बर्बाद न हो जाए, बल्कि हम उसका संचय कर सकें। घर की छत को अगर कीप यानी फनल मान लो और उससे एक पाइप या नाली के जरिए पानी जमा कर लो तो काफी पानी संचय किया जा सकता है। अब आगे तुम दोनों सोचकर बताओ कि क्या करना चाहिए। माँ, इसके लिए हम एक बड़ा सा टैंक बना सकते हैं जहाँ पर वर्षा का जल इकट्ठा हो जाए, जो कि जरूरत के समय हम इस्तेमाल कर सकें। टैंक को हमें ढक कर रखना पड़ेगा ताकि जल वाष्पित होकर उड़ न जाए। हाँ, सही कहा। हम एक और काम कर सकते हैं। घर की छत पे जो पानी बरसता है उसे एक पाइप से एक छोटे टैंक तक पहुंचाकर इस टैंक को हम भूमिगत जल से जोड़ सकते हैं। इससे बारिश का सारा पानी भूमि जल में मिल जाएगा। अगर हम अपने घर की जमीन और छत की ढलान भी इस टैंक की तरफ कर दें तो आसपास की बारिश का सारा जल भूमि में चला जाएगा और भूमिगत जल का स्तर भी बढ़ जाएगा, जिससे हमें साल भर पानी की समस्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, मैं कल ही विष्णु प्लम्बर को बुलाकर इसकी तैयारी करवाती हूँ और इस साल की बारिश का मिलकर स्वागत करते हैं। अंकित भाई साहब, अब पर्यावरण सुरक्षा का पाठ खत्म हो गया हो तो खेलने चलें?